Okay, my dear students, welcome back. And now we are going to solve your June 24 question paper of cost accounting. If you want to download this, you can go to our Telegram channel. Link I am just noting for you. Okay, and you should download this. The best way to take advantage of this video is to solve the paper yourself and then come back here and match where you went wrong. All right. So let's begin. First we have MCQs. तो सबसे पहले पहला MCQ क्या कह रहा है? Dash is a method of dealing with overheads which involves spreading common cost over cost centers on the basis of benefit received. तो कॉमन कॉस्ट के बारे में जब बात होती है तो वह अपोर्शनमेंट कहलाता है. एलोकेशन मतलब स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल कॉस्ट होता है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैश डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ओवरहेड्स का कैश 3. ठीक है. फिर क्या है? होटल ड्रीम हाउस इज हैविंग 250 रूम्स ऑफ 70% आर नॉर्मली ऑक्यूपाइड इन समर एंड 40% आर ऑक्यूपाइड इन विंटर. पीरियड ऑफ समर एंड विंटर में भी टेकन है 6 months each and normal days to be assumed as 30. What is the value of total room days occupied? तो आपको समर विंटर का अलग अलग करना पड़ेगा. पहले 250 रूम्स का ऑक्यूपेंसी परसेंटेज जो है वो समर का है, तो इंटू ऑक्यूपेंसी परसेंटेज इंटू समर, एंड फिर 250 रूम्स का इंटू ऑक्यूपेंसी परसेंटेज इंटू 6 months ऑफ विंटर. दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 49,500 आंसर आ रहा है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करेंट इकोनॉमिक वैल्यूज. करंट जो मार्केट वैल्यू है उसको इकोनॉमिक वैल्यू बोलते हैं. बोल रहे कॉस्ट जो होगा वो करंट मार्केट से पीछे चल रहा होगा. तो वो किसका कॉस्ट का बात हो रहा है? नॉर्मली वो आप समझ लीजिए इशू का कॉस्ट होगा या फिर क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट होगा, समथिंग लाइक दैट. तो जो कॉस्ट है वो हम मानेंगे इश्यूज़ का कॉस्ट. ठीक है, वो कॉस्ट हम लोग मानेंगे इश्यूज़ का कॉस्ट. तो इश्यूज़ में किसका कॉस्ट पहले माना जाता है? जो पुराना होता है उसका कॉस्ट पहले इशू कराया जाता है फीफो में, और जो नया होता है उसको बाद में इशू कराते हैं. ठीक है, तो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट माना जाएगा वो पुराना रेट पे माना जाएगा. तो इसका मतलब कॉस्ट इज लैगिंग बिहाइंड. लीफो जब होगा तो कॉस्ट विल बी इक्वल टू करेंट इकोनॉमिक वैल्यू, बट फीफो होगा तो कॉस्ट जो होता है वो पुराना कॉस्ट को पहले कंज्यूम में कंसिडर करते हैं. तो इसलिए फीफो आंसर है. अच्छा, अब ये नेक्स्ट देखो, इसका क्या दिया हुआ है. अ लॉरी स्टार्ट्स विथ अ लोड ऑफ 40 metric ton ऑफ गुड्स फ्रॉम ए एंड अनलोड्स 16 metric tons इन स्टेशन बी एंड द बैलेंस गुड्स एट स्टेशन सी. तो मैंने इसको डायग्रामेटिकली नोट किया. देखो 40 metric ton से लॉरी ने स्टार्ट किया, ए से बी गया, बी से फिर बैलेंस गुड्स सी में डाला. तो ए से बी पूरा 40 लेके गया, बी में 16 अनलोड कर दिया, तो बी से सी 24 लेके गया. ऑन रिटर्न ट्रिप इट रिचेज टू स्टेशन ए विथ लोड ऑफ 32. तो सी से ए आया 32 metric ton लेकर, लोड 32 metric ton लोडेड एट स्टेशन सी. द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज दिस, बी टू सी एंड सी टू ए. सो ए टू बी इज 40, बी टू सी इज 60 एंड 80 kilometers रेस्पेक्टिवली. सी टू ए इज 80 kilometers रेस्पेक्टिवली. आपको कमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर्स निकालना है. ध्यान देना यहाँ पर क्या निकालना है? कमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर. अब क्या होता है, वर्ड कमर्शियल पे ध्यान नहीं जाता. हम लोग बस मेट्रिक टन किलोमीटर निकालने पे एक्साइटेड हो जाते हैं और इस तरह से वर्किंग करने लगते हैं. ये जो वर्किंग है ये है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, जिसमें एग्जैक्ट कितना टन यहाँ से यहाँ गया वो है 40 टन, यहाँ से यहाँ गया 24 और नीचे आया आप देखिए 32. तो एग्जैक्ट टन इंटू किलोमीटर जब जोड़ोगे तो 40 इंटू 40 प्लस 24 इंटू 60 प्लस 32 इंटू 80 मिलाकर 5600 आ रहा है. तो एब्सोल्यूट है तो आपको लगेगा ये आंसर है, बट कमर्शियल बोला है. अगर कमर्शियल करना होता है तो कैसे होता है? कमर्शियल में ना वेट का एवरेज करना पड़ता है. तो आप एवरेज वेट निकालोगे तीनों डेस्टिनेशन का, वो होगा 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 3. तो ये आ रहा है 32. 40 24 32 बाई 3 32. तो उस हिसाब से ये होगा 32 इंटू 40 प्लस 60 प्लस 80
इज इक्वल टू 5760 इज इक्वल टू 5760। हुआ? तो आंसर क्या है? 5760। समझ में आया आपको? ये वर्ड कमर्शियल पे ध्यान नहीं जाता है। ये मैंने ऐसे कॉमन में कर दिया, आप 3 बार भी कर सकते हैं, 32 इंटू 40 प्लस 32 इंटू 60 प्लस 32 इंटू 80। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे लिखने में दिक्कत हो रहा है या समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप ये बोल सकते हो, A to B इज़ 32 इंटू 40, B to C इज़ 32 इंटू 60, C to A इज़ 32 इंटू 80। तीनों मिला के आ जाएगा 5760। हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। In a process, 800 units are introduced during 23-24 and 5% of input is normal loss. Closing WIP is 60% complete is 100 units. 600 units were transferred to next process. Equivalent production for the period निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग हमेशा हर प्रोसेस कॉस्टिंग का सम होता है तो एक प्रोसेस अकाउंट बना के पहले ऐसे विजुअलाइज कर लेते हैं कि इनपुट में क्या दिया हुआ, 800 लिखा दिया हुआ, वो लिखा। फिर हमने 5% ऑफ इनपुट इज़ नॉर्मल लॉस, तो बाई नॉर्मल लॉस लिखा 800 का 5%। फिर हमने क्लोजिंग WIP लिखा 100 यूनिट। सो बैलेंस जो है वो फिनिश गुड्स बन गया 660। तो इससे क्रॉस चेक हो गया कि वो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन तो नहीं है ना, तो एबनॉर्मल लॉस गेन नहीं है यहाँ पर। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालना है, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकलेगा? ये इन तीनों को ऐड करके निकलेगा। 40 वाला को कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल लॉस का कुछ नहीं करते इक्विवेलेंट यूनिट्स में। अपने फिनिश गुड्स और क्लोजिंग WIP को लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस होता तो ऐड करते, एबनॉर्मल गेन होता तो माइनस करते। फिनिश गुड्स का 660 और क्लोजिंग WIP का 100 इंटू 60%। सो इससे आ रहा है 720। आंसर इज 720। नेक्स्ट, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपको क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कंज्यूम्ड और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो मटेरियल कंज्यूम्ड है ये, एवरेज स्टॉक निकाल लो, आंसर आ गया 6। फिर क्या बोल रहा है? PV रेशियो इज 20%, MOS रेशियो इज 30%, प्रॉफिट इज डैश % ऑफ सेल्स। मतलब प्रॉफिट बाय सेल्स पूछा है, तो मैंने PV रेशियो का फॉर्मूला लिखा कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। MOS रेशियो का एक फॉर्मूला होता है विच वी कॉल एज प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन। अगर ये नहीं पता है तो सम करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो MOS रेशियो में लिख दिया प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन। आप देखो इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कंट्रीब्यूशन कट गया, तो रिजल्ट आया प्रॉफिट बाय सेल्स। ओके, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्रॉफिट बाय सेल्स आ रहा है, इसका मतलब बस दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। तो 20% टू 30% कर दिया, 6% आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये लेबर कॉस्टिंग का सम है। इसमें देखो ये भी अच्छा सम है, इसमें भी ध्यान देके करने का है। लेबर फोर्स एट द बिगनिंग ऑफ जुलाई वॉज 3800 और एट द एंड ऑफ जुलाई वॉज 4200। तो ओपनिंग और क्लोजिंग पता चल गया, तो बीच में कोई सेपरेट हुए होंगे या कोई नए आए होंगे। तो ड्यूरिंग द मंथ 50 लेफ्ट एंड 80 वेयर डिस्चार्ज्ड, तो इसको माइनस कर देंगे, 50 माइनस के 80 माइनस के ओपनिंग में से। और 560 वेयर इंगेज, आउट ऑफ विच ओनली 60 वेयर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड एंड द रेस्ट ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम। तो 60 रिप्लेस हुए हैं और 500 न्यू रिक्रूटमेंट हो गए। तो अगर हम इसको एडजस्ट करते हैं तो हिसाब से क्लोजिंग मिल जाना चाहिए। तो 3800 में से 130 गया और 60 रिप्लेस हुआ, 500 न्यू रिक्रूटमेंट हुआ, तो हिसाब से वो बैलेंस 4200 आना चाहिए था, बट आ नहीं रहा है। बैलेंस जो आ रहा है अगर आप माइनस करोगे ना 4230 आ रहा है। तो मैंने ऐसे ही 30 मान लिया कि कोई बैलेंसिंग फिगर में कुछ होगा उस सेपरेटेड बोल के, जो क्वेश्चन ने स्किप कर दिया है। मतलब क्वेश्चन का फॉर्मिंग में कुछ एरर है यहाँ पर, जिसके कारण वो टैली नहीं कर रहा है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अबव आप फ्लक्स मेथड से लेबर टर्नओवर रेशियो बताइए।
तो फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड प्लस रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज। तो मैं एक बार इस 30 को इग्नोर कर दिया क्योंकि क्वेश्चन ने इसको कंसिडर नहीं किया है, बैलेंसिंग में आ रहा है बट क्वेश्चन ने कंसिडर नहीं किया तो मैं इग्नोर कर दिया। मैं सोचा एवरेज 1300 प्लस 1400 बाई 2 कर लेते हैं, तो एवरेज आ गया 4000। और फिर फ्लक्स मेथड के लिए रिप्लेस प्लस सेपरेटेड लेना है, तो एज पर क्वेश्चन सेपरेटेड है 130, रिप्लेस्ड है 60 और न्यू रिक्रूटमेंट भी लेना है, तो 500 तीनों मिला के हुआ 560 प्लस 130 करके 690। तो नॉर्मली फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स मेथड का फॉर्मूला होता है 690 डिवाइडेड बाय एवरेज, बट इससे देख रहे तो आंसर नहीं आ रहा है। तो ये आपके इंस्टीट्यूट मेट में आपको ध्यान होगा कि ऐसा भी फॉर्मूला दिया हुआ है जहाँ पे बोलता है ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 2 करके आप एवरेज करो। तो उससे सॉल्व किया तो आंसर आ गया 8.635 कुछ आ रहा था, तो 8.63 मार्क कर लिया। तो ये एक नया चीज़ है कि ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में डिवाइड बाय 2 करना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि ये बैलेंस नहीं हो रहा, तो एक बार जो बैलेंसिंग फिगर है उसको इग्नोर करके सम सॉल्व करके ट्राई करना है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? If an organization has all key resources it needs for production, then the principal budgeting factor is likely to be, principal budgeting factor is your key factor only। बोल रहा आपके पास जितना बनाना है सबके लिए रिसोर्सेज है, तो अब की फैक्टर क्या होगा? तो बनाना प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अब सेल करना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आंसर है सेल्स डिमांड। तो ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसका कोई आपको चला के कोई मतलब रिटन नोट्स मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इंस्टीट्यूट में कोई लाइन दिया हुआ भी हो। The sum of labor and overheads, direct labor and overheads is known as conversion cost। ये कॉन्सेप्ट से पकड़ लेंगे। RST has set up a laboratory for testing of products for compliance with standard। The salary of laboratory staff is, इसका आंसर है क्वालिटी। देखो लेबोरेटरी से लगता है रिसर्च, बट रिसर्च नहीं हो रहा है यहाँ पे। किस लिए लेबोरेटरी सेट किया है? टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग इज क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट, सो क्वालिटी कंट्रोल में जाएगा। नेक्स्ट ये मटेरियल कॉस्टिंग का आया है। कंपनी रिक्वायर्स 1 लाख यूनिट्स ऑफ एन आइटम एनुअली, तो ए दिया हुआ है। कॉस्ट पर यूनिट इज ₹10, ये परचेज प्राइस है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 500, ये ओ है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 50%, ये सी है। सो ई ओ क्यू क्या होगा? √/2 AOC। सॉल्व किया, आंसर आ गया। सी में ध्यान रखना है जब अपने कैरिंग कॉस्ट लेते हैं तो वी टेक कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम एंड दैट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज इनटू परचेज प्राइस, है ना? क्योंकि परसेंट में दिया होता है, खाली परसेंट से डिवाइड करने से सम सॉल्व नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन व्हेन प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग? तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में चाहे जो भी हो, प्राइसेस फ्लक्चुएटिंग होता है तो वेटेड एवरेज यूज होता है। मतलब कहीं पर भी अगर प्राइसेस फ्लक्चुएटिंग और मेथड चूज करना हो तो वेटेड एवरेज ही यूज होता है। नेक्स्ट ये भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक अच्छा क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाला। इन द ईयर 23-24 एक्सेंट कंपनी यूज 2820 kgs ऑफ मटेरियल एट ए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 11,562। तो ये यूज्ड है मतलब ये एक्चुअल क्वांटिटी है। ये आपका टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया हुआ है फॉर 11,562, मतलब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है विच इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। यूसेज वेरिएंस दिया हुआ इन द अबव केस स्टैंडर्ड वेट इज कितना? स्टैंडर्ड वेट मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है, तो मैं MUV का फॉर्मूला लगाया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस। तो उसमें सॉल्व करे तो डायरेक्ट हो नहीं रहा था, तो ब्रैकेट ओपन किया, SQ इंटू SP आया जिसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इट इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस EQ इंटू SP किया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ 11,562 और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं अपने को एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ 2820। इसको सॉल्व करके स्टैंडर्ड प्राइस आ गया विच केम एज 4.056। स्टैंडर्ड कॉस्ट मालूम है विच इज़ SQ इंटू SP, तो SP से डिवाइड कर दिया तो SQ आ गया 2850। दिस इज द आंसर। ठीक है, उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 2850 माइनस 2820 इंटू 4.056 करेंगे तो 123 अप्रॉक्स आ रहा है, 122 आ रहा है, 123 माना जा सकता है क्योंकि 2850 भी एग्जैक्ट थोड़ी ना आ रहा है, ये भी तो हमने एक राउंड फिगर लिया है। 2850.59 आ रहा है, राइट? तो क्या ये अच्छा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करके करने का, इसलिए मैंने मार्क किया। तो ऐसा कुछ भी नया आ सकता है,
जब मैंने सॉल्व किया मेरा तो पूरा एमसीक्यू राइट हो गया था। बट ऐसा नहीं होता कि पूरा पेपर मैं सॉल्व करता हूँ तो 100 में 100 मार्क का मेरा भी आ जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। बिकॉज इसका कारण क्या है, देखो ये बहुत कैलकुलेशन ओरिएंटेड पेपर है। तो कैलकुलेशन ओरिएंटेड पेपर में ना फोकस बहुत रखना पड़ता है, और हमारा फोकस लेवल आपके मुकाबले काफ़ी ढल चुका है, क्योंकि आप लोग जिस लेवल पे पढ़ रहे हो, आप सिर्फ अपने लाइफ में पढ़ाई को लेके चिंतित हो अभी। थोड़ा बहुत और हैसल्स है, हमारे दिमाग में 50 चीज़ और चलते रहता है। तो हमारा फोकस लेवल थोड़ा कई बार ऑफ दिस क्लास, अभी जैसे रिकॉर्ड करे तो भी है, बट अदरवाइज ऑफ द क्लास थोड़ा कम रहता है आपके मुकाबले। तो जब जब ध्यान रखो फोकस कम होगा ना तो सिली मिस्टेक्स होगा, और सिली मिस्टेक्स मेरा भी हुआ। मैं दिखाऊंगा आपको मेरा कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक्स हुआ था, जिससे कि आपका वैसा सिली मिस्टेक्स ना हो। मतलब होने का कोई ज़रूरत नहीं था, बट फिर भी हो गया। क्यों? क्योंकि ध्यान इधर उधर उधर उधर, मतलब फोकस करके पेपर सॉल्व नहीं कर रहे थे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर था, मैंने पूरा टाइम चेक किया था। मेरे को पूरा पेपर सॉल्व करने में, मतलब मैंने थ्योरी वाला सॉल्व नहीं किया, बस प्रैक्टिकल वाला सॉल्व करने में 2.5 घंटा लगा था। तो मेरे को अगर 2.5 घंटा लगा, हाँ मेरा ध्यान भी भटका हुआ था, इसलिए थोड़ा सिली मिस्टेक्स भी हुआ, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा। तो आपका मतलब क्या है ना, देखो मेरा नॉलेज थोड़ा सा एडवांस हो चुका है, बहुत प्रैक्टिस हो चुका है मेरा, तो मेरा थोड़ा सा फास्ट होगा। बट आपका अगर मैं बोलूँ तो ये पेपर 2.5 घंटा में ख़त्म करना आपके लिए चैलेंज है। हो सकता है आपको 3 घंटा में भी ख़त्म करने में चैलेंज आए, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन है इस सब्जेक्ट में। तो आप अगर ग्रांटेड ले लेंगे ना कि बस हो जाएगा मेरा, तो नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है पेपर को ग्रिप में लेने के लिए। ओके, तो 2A कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, और ये रिपीट क्वेश्चन है पुराना, कोई इसमें अलग कुछ है नहीं। यहाँ पर आपको बोल रहा है कोटेशन बताना है। पेपर रीम यूज़ हो रहा है 20 रीम्स एट द रेट 2200, इंक एंड अदर प्रिंटिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल एंड अदर कंज्यूमेबल्स। ठीक है, तो पेपर रीम के हिसाब से अगर हम उसका कॉस्ट लेते जाएं, इंक का कॉस्ट और बाइंडिंग का कॉस्ट, तो ये तीनों मिलाने से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गया। ये बिल ऑफ मटेरियल से मिल रहा था, तो ये डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट आ गया। फिर बोल रहा है फोटोग्राफी इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, एजेंसी डज नॉट हैव अ फोटोग्राफर एज एन एम्प्लॉई, इट डिसाइड्स टू हायर वन बाई पेइंग 20,000 टू हिम। तो ये स्पेशल एक्सपेंस हो गया, दैट इज ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब जॉब कार्ड से अगर कोई डिटेल पता चल रहा है तो ये डायरेक्ट वेजेस है। तो डायरेक्ट वेजेस में बता रहा है कि आर्टिस्ट का ये सैलरी है, इतना आवर्स उसका ज़रूरत है, कॉपी राइटर का 15,000 सैलरी, 75 आवर्स ज़रूरत है, क्लाइंट सर्विसिंग का 13,500 ज़रूरत है, सैलरी है 30 आवर्स का ज़रूरत है। फिर एक और दिया हुआ है, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू द ट्यून ऑफ 6,000। तो प्राइमरी पैकिंग को भी मैंने डायरेक्ट मटेरियल बना के उसी में जोड़ लिया। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड्स आर 20% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, एजेंसी वर्क 25 डेज इन अ मंथ एंड 6 आवर्स अ डे। सो इससे पता चल गया कि टोटल प्रोडक्टिव आवर्स एक एजेंसी में एक आदमी कितना काम कर रहा है, 25 डेज इंटू 6, एक महीने में 150, और एक महीने का सैलरी मालूम है, और इस जॉब में कितना लगेगा वो मालूम है। तो डिवाइड बाई 150 इंटू 80 इंटू 75 इंटू 30 करा तो डायरेक्ट वेजेस आ गया तीनों का। ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दिख गया, डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 मिल ही गया है, और तीनों को जोड़ेंगे प्राइम कॉस्ट आएगा, प्राइम कॉस्ट का 40% करेंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा, उसको जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट का 20% जोड़ेंगे तो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ जाड़ के टोटल कॉस्ट आ जाएगा। फिर प्रॉफिट 20% ऑन प्राइस बोल रहा है, तो कॉस्ट पे 25% होकर सेल्स वैल्यू आ जाएगा। देखो मैंने बस सिंपल कॉस्ट शीट बना दिया। एग्ज़ाम में आपको वर्किंग नोट बनाना चाहिए। पहले नोट नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल का जो आइटम्स है लिख कर, फिर नोट नंबर 2 डायरेक्ट लेबर का जो आइटम्स है वो लिखा। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस का नोट का दरकार नहीं है, तो ये जब कॉस्ट शीट बनाओगे नोट 1 नोट 2 रेफरेंस दे दोगे, और डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट डैश दे के लिख सकते हो कि ये फोटोग्राफी वाला एक्सपेंस है, प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड के ब्रैकेट में लिखोगे कैसे आया, 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, सेलिंग ओवरहेड का कैसे लिखोगे, 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो सेलिंग ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट एक ही है। ठीक है, फिर प्रॉफिट के लिए बोला 20% ऑन कोटेड प्राइस, तो लिख दोगे 25% ऑन टोटल कॉस्ट।
टोटल कॉस्ट बोलो या सेल्स वैल्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलो, एक ही बात है अभी यहाँ पे, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया, दैट्स इट। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम बेसिक कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। फिर 2B में क्या बोल रहा है, ये लेबर कॉस्टिंग का आ गया, एम्प्लॉय कॉस्ट का, और ये अच्छा क्वेश्चन आता है। ये एम्प्लॉय कॉस्ट का ये क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन में से एक है। आपको इंस्टीट्यूट मैट में भी ये सेम सम देखने को मिलेगा, बस फिगर सबको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकता है वो ध्यान देना। जो बोला जॉब कंप्लीटेड यूनिट्स, फिर बोल रहा आउट ऑफ अबव रिजेक्टेड एंड अनसेलेबल। तो वर्ड कंप्लीटेड से लगता है कि ये पूरा कंप्लीट ही है, ये नेट यूनिट्स है, बट एक्चुअली इसमें से कुछ रिजेक्ट हो गया। तो सेलेबल यूनिट्स जो होगा ना, वो इन दोनों में को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। जैसे इधर 4800 आएगा, समझ में आ रहा है आपको? सेलेबल यूनिट्स यहाँ पे 4800 आएगा। लाइक दिस आपको बाकी दो का देखना पड़ेगा सेलेबल यूनिट्स। समझ गया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? करेक्ट। फिर टाइम अलाउड फॉर 100 यूनिट्स दिया हुआ है, रेट पर आवर दिया हुआ है, टाइम टेकन दिया हुआ है। फिर वर्किंग आवर्स पर वीक आर फिक्स्ड एट 88, तो ये एक्चुअल आवर्स हो गया। फिर बोल रहा है बोनस इज पेड एट 60% ऑफ द बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्कड एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड विदाउट डिडक्शन ऑफ रिजेक्टेड आउटपुट। इसमें क्या बोल रहा है, बोनस बोल रहा है 60% ऑफ बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्कड। तो बोनस देना है जितना देर आप काम किए उसका 60%, मतलब ग्रॉस टाइम वर्कड का बेसिक वेजेस निकालना है, उसका 60% देना है। एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट। मतलब जो ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस है ना, मतलब टोटल आउटपुट प्रोड्यूस, वो ये है। तो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड का क्या लिखा है, बोनस इज पेड एट 60% ऑफ बेसिक वेज रेट। अब ये बड़ा अजीब लाइन है, मतलब बोलना ही चाह रहा है क्वेश्चन में कि इस आउटपुट के लिए जितना देर कंपनी ने काम किया, कितना देर काम किया, अगर आप ध्यान दोगे तो वो टाइम टेकन यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ द टाइम टेकन। ये एक्चुअल आवर्स 88 जो है ये एक्चुअल नॉर्मल आवर्स है। कौन सा आवर्स है ये? एक्चुअल नॉर्मल आवर्स है। बट अगर आप कंपेयर करोगे टाइम टेकन तो वो तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो ओवर टाइम रहा होगा, इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू ओवर टाइम रहा होगा। बट जब बोनस देने बोल रहा है तो बोल रहा है आप पूरा टाइम जो काम किया ग्रॉस आउटपुट के लिए विदाउट डिडक्शन ऑफ रिजेक्टेड आउटपुट, तो आप उसका 60% दे दीजिएगा। तो ऐसा लग रहा है कि इसका जो वेजेस होगा उसका 60% बोनस होगा, बट अगर वैसा करोगे तो सम से आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पेक्यूलियर सम इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ और उसका सॉल्यूशन ऐसे नहीं किया हुआ है। समझ गए? तो आपको करना वैसे ही पड़ेगा जैसे इंस्टीट्यूट मैट सिखा रहा है। इसका लैंग्वेज में ना प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या? कोई सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट इंस्टीट्यूट मैट जैसा बताया था वैसे अपने को सीखना है। तो जब ये लाइन अपने क्लास में भी पढ़े थे तो अपने को समझ नहीं आया था कि ये बोलना क्या चाह रहा है। पढ़ने से लग रहा है कि जो बेसिक वेजेस है उसका 60% बोनस देना है, बट बेसिक का 60% कभी कोई बोनस में दिया जाता है? कभी नहीं दिया जाता। तो आइडियली हम लोग बोनस देते हैं टाइम सेव्ड के ऊपर। तो इधर भी ये 60% ऑफ जो भी लिखा है ग्रॉस टाइम वर्कड एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड, जो भी लिखा है उसका भाषा से लग रहा है कि वो इसका ऊपर बोल रहा है, बट जो भी लिखा अपने उस पर नहीं देकर अपने देंगे 60% ऑफ टाइम सेव्ड के ऊपर, ठीक है। 60% ऑफ टाइम सेव्ड के ऊपर। टाइम सेव्ड कैसे आएगा? टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टाइम टेकन। टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे आएगा? जो ये आपका दिया हुआ है दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल आउटपुट में ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस ले लेंगे, इनटू ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस पे लेके टाइम अलाउड निकाल देंगे और एक्चुअल टाइम यही वाला लेंगे जो ग्रॉस टाइम है। तो क्वेश्चन में ये जो लाइन है ना, इसका मतलब कि फॉर ग्रॉस टाइम वर्कड, तो इसका मतलब है कि टाइम टेकन विल बी ग्रॉस टाइम वर्कड। एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस लिखने का मतलब क्या है? ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस लिखने का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड टाइम होगा वो आपका ग्रॉस आउटपुट के लिए लेना है, ये इसका मीनिंग है। अब ये मीनिंग ऐसे पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है, जब सम सॉल्व करेंगे आंसर नहीं मिलेगा, आंसर जब मिलाने जाएंगे तब देखेंगे उन लोग क्या किया है, उसको देख के समझ में आएगा कि लैंग्वेज ठीक से बनाया नहीं।
तो अगर यहाँ पे एक वर्ड और डाल देता कि बोनस इज पेड एट 60% ऑफ टाइम सेव्ड बाय टेकिंग, बस ऐसा कुछ वर्ड्स डाल देता तो समझ आ जाता। बाय टेकिंग बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्क एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस्ड एज द बेसिस ऑफ आउटपुट, तो समझ में आ जाता। थोड़ा लैंग्वेज को ठीक से बनाता तो, बट ठीक है वैसा ही है। तो आपको मैंने समझा दे कि 60% जो लेना है वो टाइम सेव्ड का ही लेना होगा, और टाइम सेव्ड निकालते वक्त ये टाइम टेकन लेना है, ये ग्रॉस आउटपुट को आउटपुट लेना है। फिर ओवर टाइम की बात कर रहा है। ओवर टाइम बोल रहा है फर्स्ट 10 आवर का नॉर्मल टाइम प्लस 1/3, नेक्स्ट 10 आवर का नॉर्मल टाइम प्लस हाफ करना है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट करो नंबर ऑफ बोनस आवर्स सेव्ड एंड अमाउंट ऑफ बोनस अर्नड। बोनस का अमाउंट बताइए और बोनस का टाइम बताइए। दूसरा बोल रहा है वेजेस कितना होगा बेसिक ओवर टाइम और बोनस मिलाकर, और वेज कॉस्ट पर 100 यूनिट्स बताइए। पर 100 लेकिन यहाँ पे सेलेबल यूनिट्स पे आ गए, इस बार प्रोड्यूस यूनिट्स पे नहीं आए। तो पहले बोले नंबर ऑफ बोनस आवर्स बताओ। तो नंबर ऑफ बोनस आवर्स मतलब क्या है, उसके बारे में तो ऊपर में कुछ बोला ही नहीं था। तो अब ये भी नहीं समझ में आता इस क्वेश्चन में है क्या ये। तो बोनस आवर्स मतलब यहाँ पर जब सॉल्यूशन देखोगे इंस्टीट्यूट का, तो उधर टाइम सेव्ड है तो इधर भी टाइम सेव्ड मानना पड़ेगा। तो टाइम सेव्ड कैसे निकलेगा, टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट का वर्किंग किए 2 आवर 36 मिनट्स को 156 मिनट्स ले लिए डिवाइडेड बाय 60 इंटू ग्रॉस आउटपुट। ग्रॉस आउटपुट इज द 5000 इंटू 5000, बट ये जो टाइम अलाउड है पर 100 यूनिट्स है तो डिवाइड बाय 100 भी कर लिया। इस तरह से पहला में 130 आया और बाकी दो में देखो 120 और 108 आया। फिर टाइम टेकन अपने को मालूम है 100, 108 और 92 करके, तो डिफरेंस जो है वो टाइम सेव्ड आ गया। तो टाइम सेव्ड के बाद अपना नेक्स्ट क्या करना है, बोला कि बोनस आवर्स बताओ। तो बोनस आवर्स क्या हो जाएगा, टाइम सेव्ड। अब ये टाइम सेव्ड ही लेना है, कैसे पता, नहीं पता चलता है। आपको लगता है 60% लेना चाहिए हिसाब से, मैं होता तो अगर अपने समझ से लेता तो 60% लेता, बट ऐसा नहीं। फिर बोनस अमाउंट लेना है, तो बोनस अमाउंट कैसे लेंगे, वो होगा टाइम सेव्ड इंटू 60% इंटू वेज रेट इंटू बेसिक वेज रेट जो दिया हुआ है इंटू बेसिक रेट। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, 30 का 60% आता है 18 इंटू वेज रेट दिया हुआ है यहाँ पे 25, 450। इसी तरह से 12 का 60% आता है 7.2 इंटू 40 करेंगे तो 288। लाइक दिस अपना बोनस आवर्स आ गया और बोनस अमाउंट्स आ गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या था, टोटल वेजेस निकालो बेसिक प्लस बोनस प्लस ओवर टाइम। तो हमने ओवर टाइम का एक वर्किंग नोट कर लिया कि ओवर टाइम बोला जब तो क्वेश्चन में, तो ग्रेटर देन 88 आवर्स होने से ओवर टाइम होगा। तो पहला वर्कर का हो रहा है 100 माइनस 88 करके 12, दूसरा का आ रहा है 20, तीसरा का ओवर टाइम आ रहा है 4, 12, 20 और 4। तो अप टू 10 आवर्स अगर हम करेंगे, ओवर टाइम का अप टू 10 आवर्स यदि हम करेंगे, अप टू 10 आवर्स, तो क्वेश्चन में बोला ना फर्स्ट 10 आवर्स का रेट है नॉर्मल प्लस 1/3, तो बेसिक प्लस 1/3 के हिसाब से तीनों का मैंने कितना आवर्स है वो निकाला। ठीक है, अप टू 10 आवर्स में जैसे टोटल आवर्स 12 है, तो आपका 10 घंटा अप टू 10 में आ गया, जिसका रेट बेसिक प्लस 1/3 होगा, और ग्रेटर देन 10 में 2 आवर्स बचा, जिसका रेट बेसिक प्लस हाफ से होगा। वैसे ही 20 वाला में दोनों में 10-10, 4 वाला में खाली फर्स्ट वाला में ही रह जाएगा क्योंकि 10 पार ही नहीं किया, 10 लिमिट तक 4 ही रखना है। तो ओवर टाइम का एक ब्रेकअप ले लिया। अब इसके हिसाब से कॉस्टिंग कर लिया, बेसिक का कॉस्ट बेसिक रेट इंटू जितना टाइम टेकन है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक रेट इंटू टाइम टेकन लेना पड़ेगा। सेकंड ओवर टाइम का लेना है, ओवर टाइम का ये आवर्स आ गया 10, और बेसिक प्लस 1/3 रेट लगाएंगे। बेसिक रेट है 25 प्ले 1/3 जोड़ दो तो ये आता है 33.33, तो 33.33 इंटू 10 करेंगे तो 333 आया। फिर बेसिक प्लस हाफ, बेसिक 25 है, हाफ करेंगे कितना आएगा 37.5, तो 37.5 इंटू 2 आवर्स किया तो 75 आया, तो 75 लिया। ठीक है,
और बोनस का ऊपर में निकाल ही लिए थे, तो सबको जोड़ दिया आ गया। ऐसे बाकी दोनों का करना है। तो बेसिक 3520 कैसे आया, 108 इंटू 40। देखो 108 इंटू 40 करेंगे तो 108 नहीं, सॉरी, बेसिक कैसे आया, 88 से आया होगा, 88 इंटू 40, ठीक है। 88 इंटू 40 किया। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ऐसा क्यों किया, 88 से क्यों किया, जबकि टाइम टेकन तो अगर आप देखें 108 है, तो ये नॉर्मल टाइम टेकन पे मैंने किया है। ये प्रेजेंटेशन की बात है, जैसे मैं पहले से करके ले आया ना, तो नॉर्मल पे मैं कर लिया होगा। दोनों तरह से सम किया जा सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक, अगर नॉर्मल टाइम टेकन से किया आपने, नॉर्मल टाइम टेकन से किया है, जैसे यहाँ पे कैसे किया हमने, 88 इंटू 40 करके, तो जो ओवर टाइम है उस पे हम लोग जब रेट लेते हैं ना, तो ओवर टाइम में फिर रेट कैसे लेंगे, बेसिक प्लस जो रेट आया वो लेंगे। यानी ओवर टाइम में यहाँ पर अगर आप देखोगे कितना है, 10 और 10 है ना, तो इस 10 का रेट क्या होगा, 40 प्लस 40 का 1/3, ठीक है। तो 40 प्लस 40 का 1/3 के हिसाब से रेट होगा, इंटू 10 करेंगे। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। तो सिंस हमने यहाँ पर सिर्फ 80 लिया है, ऊपर में सिर्फ 80 लिया है ना, अगर ऊपर में 80 लिया है तो जो एक्स्ट्रा टाइम है उस पे 40 पूरा लिया प्लस 40 का 1/3 भी लिया। अब दूसरा प्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है कि हमने बेसिक रेट के साथ पूरा टाइम टेकन मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा हो सकता है ना, बेसिक रेट के साथ पूरा का पूरा टाइम टेकन अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सो इफ दैट हैपन्स, बेसिक रेट के साथ पूरा का पूरा टाइम टेकन अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, तो उस समय ओवर टाइम में फिर ये बेसिक नहीं लेंगे, सिर्फ प्रीमियम का पैसा लेंगे। अभी ओवर टाइम में 40 भी ले लिया, 40 प्लस 1/3 भी ले लिया, तो उसका डबल इफेक्ट नहीं आ जाए, इसलिए यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल टाइम टेकन लिया। तो प्रेजेंटेशन की बात है, मतलब मैं कभी सम्स बनाता हूँ ना तो ऊपर में नॉर्मल टाइम डाल देता हूँ, कभी मैं जब सम्स बनाता हूँ तो ऊपर में पूरा टाइम भी ले लेता हूँ। अगर मैं ऊपर में पूरा टाइम लूँगा जितना टाइम टेकन है, तो नीचे में फिर खाली प्रीमियम का इफेक्ट लूँगा। अगर नीचे में मैं बेसिक प्लस ओवर टाइम प्रीमियम दोनों ले रहा हूँ, तो फिर ऊपर में जब बेसिक लेंगे तो सिर्फ नॉर्मल टाइम वाला ही लेंगे, टोटल टाइम नहीं लेंगे। कुछ समझ में आया? तो इसी तरह से बाकी भी किया हुआ है, आपको ना एक बार अपने से करना है, भी समझ लो। फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो मैं फिर से एक और दिखा देता हूँ। 25 इंटू 100 करने से तो 2500 हो जाता है, बट यहाँ तो 2500 नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या किया हुआ, 88 इंटू 25 किया होगा। अगर 88 इंटू 25 करोगे तो 2200 आएगा, करेक्ट। तो 88 इंटू 25 किया 2200 आया, 88 इंटू 40 किया 3520 आया। इसी तरह से 88 इंटू थर्ड वाला में कौन सा रेट लिया हुआ होगा, आप सोचो, 30 रुपीज़ लिया हुआ होगा, तो ये आ रहा है 2640। समझ गए? और उसी के बाद ओवर टाइम का जब कर रहे हैं तो ओवर टाइम का आवर्स हमने यहाँ पे देख लिया, 10, 10, 4 और 2 और 10। बट ओवर टाइम का जो वर्किंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, बेसिक प्लस ओवर टाइम प्रीमियम के हिसाब से कर रहे हैं। और बोनस का ऊपर में आया ही था, अमाउंट ऐड कर दिया, आंसर आ गया। फिर वेज कॉस्ट पर 100 यूनिट्स बोला है, तो वो पर 100 सेलेबल यूनिट्स बोला है, ठीक है। तो पहले सेलेबल यूनिट्स निकालना पड़ेगा। तो सेलेबल यूनिट्स कैसे आएगा, जितना ग्रॉस बना माइनस रिजेक्शन करेंगे। तो जैसे पहला में आया 4800, दूसरा में आएगा 3920, तीसरा में आएगा 6400। तो पहले सेलेबल यूनिट्स मैंने निकाल लिया, और फिर जो भी कॉस्ट आया उसको डिवाइड बाई 4800 इंटू 100 कर लिया। कैसे होता है ये, 3058 डिवाइडेड बाई 4800 करने से कॉस्ट पर यूनिट आ गया, इंटू 100 करने से पर 100 यूनिट आ गया। इस तरह से बाकी दो का भी हो जाएगा। 3058 डिवाइडेड बाई 4800 इंटू 100, 63.71। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया।
नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन 3 देखो। ये ओवरहेड्स का सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को कभी भी एग्ज़ाम में पकड़ने के पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ठीक से कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं। जैसे रिक्वायर्ड से समझ में आता है, ओ साइमल्टेनियस इक्वेशन आया, हम मेरे को आता है तो कर ले, फिर ओवरहेड पर आवर निकालना कर ले, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना, और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, क्वेश्चन पहले ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, फिर नीचे जाके फंस जाते हैं, पता नहीं हो नहीं रहा, क्या पूछा है तुमको आता ही नहीं था। वैसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले रिक्वायर्ड पढ़ना है, फिर देखना है कि इसका सब कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, फिर एक बार नज़र निकाल लेना है, फिर इस क्वेश्चन को ही करना है ना। और ये काम नॉर्मली पेपर स्टार्ट करने के पहले करना है। जो पहला 15 मिनट्स मिलता है, उस 15 मिनट्स में ऐसे सारे क्वेश्चन का रिक्वायर्ड पढ़ना होगा, ये रिक्वायर्ड पढ़ना होगा, फिर एक बार क्वेश्चन के ऊपर नज़र डालना होगा कि इसमें क्या पूछा है। आपको लगता है मेरे से हो जाएगा तो आपको उसको अपना अटेम्प्ट में मार्क कर लेना है। और मार्किंग भी कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन होता है जो आपको एकदम देखा हुआ याद आ गया, बहुत ईजी लग रहा है, तो उसको ए मार्क करेंगे। जो आपको लग रहा है कि हाँ देखा हुआ है, करना होगा, अभी याद नहीं आ रहा है, करने से शायद हो जाएगा, तो उसको बी मार्क करेंगे। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये तो एकदम अलग आ गया, तो मेरे को आता ही नहीं है, उसको सी मार्क करेंगे। ऐसे ए हर क्वेश्चन में ना ए बी सी मार्क कराएगा, ए बी सी है कि नहीं वो देखेंगे। और फिर अपना वो उन क्वेश्चन से सम्स प्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे जहाँ पर दोनों ए था, समझ गए। सी वाला से स्टार्ट नहीं करेंगे, ए वाला से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 करेंगे तो पूरा 3 करेंगे, क्वेश्चन 4 करेंगे तो पूरा 4 करेंगे, क्वेश्चन 5 करेंगे तो पूरा 5 करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक क्वेश्चन का ए किया तो फिर बी करने चलेगा दूसरा क्वेश्चन का। वैसा करेंगे ना तो हैप्पीजर्ड में चेकिंग में मिस्टेक हो सकता है चेकिंग करने वाले का। चलो आओ, तो ये ओवरहेड का क्वेश्चन है, अभी समझ में आ गया। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन है, 2 सर्विस है, उनका कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। फिर वर्किंग आवर्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स दिया हुआ है, और बोल रहा है गिवन दैट 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स केटर टू द नीड ऑफ द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल इन परसेंटेज। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक्स वाई अपने को दिया हुआ है, ए बी सी एक्स वाई दिया हुआ है, और x कितना परसेंट देता है y को 10%, और y कितना देता है x को 10%। दोनों में 10-10 है तो कन्फ्यूजन का टेंशन ही ख़त्म हो गया, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है ना 10-20 किधर क्या लेना है। तो जब अपने क्लास में करे थे तो कैसे किए थे, नोट 1 बनाते थे पहले कि इक्वेशन बनाने के लिए कि एज़ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस डिपार्टमेंट्स का क्या डिटेल दिया हुआ है वो लिखा, और फिर प्लस फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट कितना मिलेगा उसको लिखकर ऐसे ब्लैंक छोड़ा, और फिर दोनों का टोटल कॉस्ट को, एक को x माना दूसरा को y माना, फिर पढ़ा ये x है ये y है, तो x कितना सर्विस अपना y को दे रहा है, x दे रहा है y को 10%, तो x y को दे रहा है 10%, ऐसे एरो बना लिया। y दे रहा है x को 10%, तो ऐसे एरो बना दिया। और अब इक्वेशन बनाया 46,250 प्लस 10% ऑफ y इज इक्वल टू x। क्या इक्वेशन बना, x इज इक्वल टू 46,250 प्लस 0.1y। फिर दूसरा इक्वेशन क्या बना, 15,750 प्लस 0.1x। और अब नोट 2 बनाया, व्हाट इज नोट 2, नोट 2 क्या होगा, नोट 2 इज बेसिकली सॉल्विंग द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि y का वैल्यू x में डाल दो, y का वैल्यू अगर x में रिप्लेस करेंगे तो x का वैल्यू सॉल्व करके आया 48,308। फिर इक्वेशन में y का वैल्यू में x का वैल्यू बैठाया तो एक y का वैल्यू आ गया 20581। ठीक है, 48,308 और 20581 आ गया, x और y। क्लियर। और फिर क्या करना है, अपोर्शनमेंट करना है, तो कॉलम बनाना है ए बी सी एक्स वाई, और कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, फिर रीअपोर्शनमेंट ऑफ किसी एक डिपार्टमेंट का उठा लो, एक्स का उठा लिया, तो एक्स का कॉस्ट जो 46,250 था उसके नीचे जो ये वाली वैल्यू आई वो कॉपी किया, और रेशियो दे दिया 2341 का। तो 2341 का रेशियो के हिसाब से पहले एक्स का कॉस्ट बढ़ गया चारों में,
और फिर y का 20581 वाला अमाउंट लेके बांटा और उसका रेशियो क्या है 4231 है, 4231 है। समझ में आया? 4231 है, तो 4231 के हिसाब से इसको भी चारों में बांट दिया। क्लियर है? तो इससे बटने के बाद आप देखेंगे x और y का 0 हो जाएगा और a b c का टोटल आ जाएगा। तो दैट इज़ आवर पार्ट 1। तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम में ना कॉपी ना बहुत बार आप लोग करके आते हो सब कुछ, बट है ना क्वेश्चन नंबर नहीं लिखते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आपका। तो ऐसे लिखना होगा, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 3A पार्ट 1, पूरा प्रॉपरली बड़ा बड़ा मिडल में लिखना होगा। और फिर पार्ट 2 में जब ओवरहेड रेट निकालना है तो इसी में 2 मत घुसाओ, अलग से पार्ट 2 कर लो, है ना। यहाँ पे अलग से लिख लो कि ये क्वेश्चन 3A पार्ट 2 हो रहा है, ऐसे लिखोगे। और उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू कर सकते हो, उसी के नीचे नीचे लिख लो, बट बीच में हेडिंग दे दो ठीक से, पार्ट 2 हो रहा है। वर्किंग आवर्स आपको मिल गया और ओवरहेड रेट पर आवर निकालना है तो इसका वर्किंग डाल दो, टोटल ओवरहेड जो ऊपर में आया डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स, हो गया, रेट पर आवर आ गया। यू कैन कंटिन्यू द फॉर्मेट, तो लाइन ड्रॉ करने का बात है और क्या, बट हेडिंग प्रॉपर दे देना है। एग्जाम में रेड से हेडिंग नहीं देना है, ब्लू ब्लैक कर सकते हैं बस। तो मेरे नज़र में क्वेश्चन 3A काफ़ी इजी था। 2 में A इजी था, B टफ था। अगर वो सेम सम किया हुआ नहीं है लेबर कॉस्टिंग का तो फंस जाते हैं, बट 3A तो इजी था, 3B भी इजी है। 3B में क्या है, जस्ट जर्नल एंट्री पास करना है, यानी कि वही नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड का है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स बोल सकते हो आप इसको। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है कि ये नॉन इंटीग्रेटेड एक इंटीग्रेटेड है, बट एंट्री ऐसा है कि दोनों में सेम ही होगा। वो नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एंट्री ऐसा ऐसा पूछा है जिसमें सेम ही होगा। नरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपको बोल रहा है इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का एंट्री मारो। तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए WIP में, इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए फैक्ट्री ओवरहेड में। मटेरियल का इशू रहा है तो 2 रॉ मटेरियल कंट्रोल, तो ये रहा। तो अमाउंट मैंने नहीं लिखा है, बट आप जर्नल का पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के करना, पर्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट, नरेशन नहीं लिखना है। फिर एलोकेशन ऑफ वेजेस, सेकंड एंट्री डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जाएगा तो कैसे होगा, डायरेक्ट वाला WIP में, इनडायरेक्ट वाला फैक्ट्री ओवरहेड में, टू वेज कंट्रोल। तो WIP फैक्ट्री ओवरहेड, टू वेज कंट्रोल, अमाउंट लिख लेना। फिर ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इन जॉब्स, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो एब्जॉर्ब होता है WIP में। एडमिन ओवरहेड एब्जॉर्ब होता है फिनिश गुड्स में। सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो तीनों का अलग अलग एंट्री प्रेफर्ड है। इंस्टीट्यूट का जो सॉल्यूशन है उसमें इन तीनों का भी कंबाइंड एंट्री कर दिया। कैसे, WIP डेबिट, FG डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, टू FOH, टू AOH, टू SOH। तो ये एंट्री प्रेफर्ड नहीं है, इससे ना कन्फ्यूजन होगा कि किस में पोस्टिंग में क्या लिखना है। तो इट इज़ बेटर कि आप 3 अलग अलग एंट्री पास करें और नंबर मिलेगा मेरे हिसाब से। फिर अंडर एब्जॉर्ब्ड और ओवर एब्जॉर्ब्ड का बोल रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड का ओवर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो कॉस्टिंग PL में वो क्रेडिट साइड में आना चाहिए, तो एंट्री होगी फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्टिंग PL। और एडमिन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो कॉस्टिंग PL का डेबिट साइड में आना चाहिए, तो एंट्री होगी कॉस्टिंग PL टू एडमिन ओवरहेड। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड होता है तो खाली PL वर्ड यूज़ करते हैं, बट मैंने कॉस्टिंग PL वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और यही आपका इंस्टीट्यूट में भी आएगा। और मुझे लगता है सिंस यहाँ पे क्लियरली बोला नहीं है ना इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड है, तो आप आराम से दोनों केस में कॉस्टिंग PL वर्ड यूज़ कर सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं माना जाएगा, ये मेरा अनुमान है। ओके, तो क्वेश्चन 3 कंपेरेटिवली आप देखो, आपको समझ के लगा होगा कि काफ़ी इजी था कंपेयर टू 2B। हाँ, अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो 4A जो है ये सर्विस कॉस्टिंग का है, होटल का सम। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है। और इसमें क्या बोल रहा है, करना क्या, रेंट टू बी चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ स्वीट रूम। तो टाइप ऑफ रूम के हिसाब से रेंट निकालना है, तो इजी क्वेश्चन लग रहा है, आराम से कर सकते हैं। 4B में क्या बोल रहा है, 4B में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सबको आता है, बहुत ईजी चैप्टर होता है। तो 4B एक ईजी क्वेश्चन में से एक है, तो इसको पढ़ते हैं।
आइए अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। यहाँ पर एक कंपनी है जो हॉलीडे होम रन करता है स्मॉल हिल स्टेशन में, और इसके पास 3 टाइप्स ऑफ स्वीट्स हैं with a capacity of 200 single room, 100 double room and 60 triple rooms. Average occupancy of single, double and triple room is expected to be 80 and 60% respectively. Rent for double room has been fixed at 125% and for triple room at 150% of single room. कॉस्ट सारा इज अंडर, ये सारे कॉस्ट दिए हुए, वेरिएबल कॉस्ट पर रूम डे दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट भी पर डे दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा नहीं है पर डे ऑफ व्हाट, पर डे ऑफ कुछ लिखा नहीं है, तो हम मानते हैं कि ये ऑफ रूम ऑक्यूपेंसी डेज होगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो, दोनों एक ही तरह से आएगा। कुछ नहीं बोलता तो ये अज्यूम करना पड़ता है, और यही इस सम का खूबी है। बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिक्स कॉस्ट तो अलग होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट तो अलग बेस पे होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हॉलीडे होम रन्स थ्रू आउट द ईयर ऑफ 365 days एंड अर्न्स अ मार्जिन ऑफ 20% ऑन रेंट ऑफ रूम्स, तो कॉस्ट पे 25% हो जाएगा। तो आपको रेंट निकालने बोल रहा है, तो सबसे पहला वर्किंग होता है रूम डेज ऑक्यूपाइड निकालो। यहाँ पर सीज़न नहीं है बट 3 टाइप ऑफ रूम है, तो 3 टाइप ऑफ रूम का नाम लिखा, उनका नंबर ऑफ रूम्स लिखा, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज आपको बोल ही दिया 80 80 60 है तीनों का, और 365 डेज लेना है तो 80 80 60 डाला और 365 से मल्टीप्लाई किया, सबका अलग अलग आया, तीनों को टोटल कर लिया। फिर आपको बोल रहा है क्या है, रेंट निकालना है तो कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने ऐसे कॉलम्स बना दिए, सिंगल, डबल, ट्रिपल और टोटल, रुपीज़ इन लैक्स ले लिया। तो सब में जो इंडिविजुअल रूम डेज आया है उसके हिसाब से कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया। वेरिएबल कॉस्ट का 220 इंटू 58 400 किया, वैसे 340 इंटू 29 200 किया, 400 इंटू 13 140 किया। आप चेक करो, यही आंसर आ जाएगा। फिर फिक्स कॉस्ट में भी वैसे ही किया, 120 इंटू 58 400 किया, ठीक है। फिर 240 इंटू 29 200 किया, फिर थर्ड वाले में 320 इंटू 13 140 किया, तो टोटल कॉस्ट आ गया। फिर प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ले लिया, बिकॉज 20% ऑन रेंट है तो 25% ऑन कॉस्ट होगा, और उससे फिर टोटल अपने रेवेन्यू निकाल लिए। और इस रेवेन्यू को लेकर हम लोग 3 रूम में स्प्लिट कर देंगे एज पर द रेशियो। तो आप x ले लेंगे रेंट को, अगर सिंगल रूम को x मान लोगे तो डबल रूम 1.25 हो जाएगा, ट्रिपल रूम 1.5x हो जाएगा। रूम डेज मालूम है, मल्टीप्लाई करके टोटल रेंट निकाला, इक्वेट कर दिया 578.16 से, तो x का वैल्यू आ गया, उस x के वैल्यू से तीनों का आ गया। इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, आप x नहीं लेकर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिंगल रूम्स निकाल सकते थे, याद है कुछ ऐसा किया हुआ? तो वो कैसे आता है, 58 400 एज इट इज़ रहता, प्लस 29 200 इंटू 1.25 करते, प्लस 13 140 इंटू 1.5 करते, तो ये आता 114610। आंसर तो वही आता अल्टीमेटली। तो रेंट फॉर सिंगल रूम आ जाता, रेंट फॉर सिंगल रूम आ जाता जो 578.16 लाख्स है, डिवाइडेड बाई 114610, तो वो आता 504.46। तो उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी भी डबल रूम का 1.25 और ट्रिपल रूम का 1.5 के हिसाब से आ जाता, अगर x नहीं लेना होता तो बहुत बार मैं ऐसे भी क्लास में कराता हूँ इक्विवेलेंट नंबर के हिसाब से, और बहुत बार x के हिसाब से भी कराता हूँ, तो जैसे भी आपको समझ में आए वैसे कर लो। इजी क्वेश्चन था, बट क्या होता है ना, अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आप यहाँ फंस जाएंगे कि यहाँ पे इंटू क्या करूँ, यहाँ पे इंटू क्या करूँ, छोटा छोटा चीज़ में फंस जाएंगे, इजी चीज़ भी हार्ड लगने लगेगा। नेक्स्ट, अब वही मैं बोला था ना, देखो कैलकुलेशन है ना, यहाँ तक तो फोकस एकदम बना हुआ था। इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ तक जो भी मैं किया पूरा 100% राइट हुआ, कोई भी मिस्टेक नहीं। यहाँ पे आके दिमाग थक गया, दूसरा जगह चला गया इधर उधर, चलो थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, चलो कोई से फ़ोन पे बात कर लेते हैं। अब वो सब करते करते मैं पेपर सॉल्व कर रहा था, तो मुंह के बल गिराया मेरे को। क्या मुंह के बल गिराया दिखाते हैं, एक छोटा सा एरर हुआ जिसके कारण पूरा 0 मिलना चाहिए फिर। खैर, यहाँ पे बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन है, प्रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 31 मार्च ड्यूरिंग द अमाउंट एंड शोइंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी ट्रांसफर टू PL अकाउंट।
तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मिस्टर जॉन हु प्रिपेयर दिस अकाउंट्स ऑन 31st March each year commenced द कॉन्ट्रैक्ट A26 on 1st July 2022. Following information is revealed from his costing records on 31st March 2023. हमेशा ध्यान रखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ना डेट हमेशा पढ़ना है, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो सम रॉन्ग होगा, और मेरा यही हुआ, हड़बड़ में मैं डेट नहीं पढ़ा, 31st मार्च पढ़ा, 1 जुलाई नहीं पढ़ा। तो 1 जुलाई से 31st मार्च इज इक्वल टू 9 मंथ्स। तो यहाँ से पूरा गेम चेंज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, और बहुत सारे सम्स में इसका इंपॉर्टेंस रहता है। फिर क्या, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फोरमैन सैलरी, ये सब तो इजी लग रहा था। मशीन कॉस्टिंग 260 एंड उसका 2/5 बोल रहा है साइट पे यूज़ हुआ है, लाइफ 7 ईयर्स है, स्क्रैप वैल्यू 15,000 है, तो नोट 1 में डिप्रिसिएशन निकाल लिया, पर ईयर निकाल के इंटू 2/5 कर दिया। सुपरवाइजर के लिए बोल रहा है देखो 8,000 रुपये पर मंथ है एंड हैज़ डिवोटेड 1/2 ऑफ हिज टाइम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका हाफ लेना है, बट ये नहीं ध्यान पड़ा कि ये 1 जुलाई से 31 मार्च है, तो 9 मंथ्स बोल कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया, तो उसके कारण आप इमेजिन करो सब मिस्टेक हो गए, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, एक भी फिगर मैच नहीं हुआ, 0 मिलेगा। नेक्स्ट, नोट नंबर 2 सुपरवाइजन का हो गया। फिर अदर एक्सपेंस 136,500 है, क्लोजिंग मटेरियल ऑन साइट है 35,400। फिर बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 20 लाख, 31 मार्च को 2/3 कंप्लीट हो गया था, आर्किटेक्ट ने 50% का सर्टिफिकेट दिया और 7,50,000 अभी तक कैश आ चुका है। सो करना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना शुरू कर दिया फॉर्मेट बना के। मटेरियल जो कॉस्ट दिया हुआ है 251 वो डाला, लेबर का 565,600 डाला, फोरमैन सैलरी दिया हुआ था वो डाला, डेप्रिसिएशन का नोट नंबर 1 से डाला, सुपरवाइज़र का नोट नंबर 2 से डाला, अदर एक्सपेंस दिया हुआ था वो डाला, मटेरियल एट साइड दिया हुआ था वो डाला, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा विच इज़ 1049, उसको बीडी कर देंगे। फिर वर्क सर्टिफाइड 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो वो 10 लाख आ गया। बट वर्क अनसर्टिफाइड के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये इस डेटा को देख के समझ में आता है 2/3 कंप्लीट हुआ है, ये लाइन लिखने से समझ में आता है 2/3 कंप्लीट हुआ और 50% का सर्टिफिकेट मिला है। तो एक वर्किंग नोट बनाया, नोट 3 विच इज़ वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड इज 2/3 माइनस 50% विच इज इक्वल टू 2/3 माइनस हाफ इज इक्वल टू 1/6। तो उस 1/6 के हिसाब से आपको कॉस्ट उसका निकालना है। तो कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये जो कॉस्ट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ 2/3। तो 1/6 का क्या होगा, तो आप 2/3 का कॉस्ट को बोलेंगे कि वो 2/3 का जो कॉस्ट है वो 1049 है, तो 1/6 का कॉस्ट क्या होगा, यूनिटरी मेथड लगा के निकालना पड़ेगा। 1049 इंटू 3/2 इंटू 1/6 इंटू 3/2 इंटू 1/6 किया तो आ गया। तो दिस इज़ द कॉस्ट। अब ये 262 250 का वर्क अनसर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड यहाँ पे डाला, ठीक है, जो आपकी अपना नोट नंबर 3 से आ गया। फिर आपका सिंपल है, नोशनल प्रॉफिट आ गया माइनस करके, उसको बीडी किया। उस नोशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट पीएल में जाएगा, कुछ पार्ट रिजर्व में जाएगा। जो पीएल में जाएगा उसको नोट 4 से निकाला, दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखना पड़ेगा विच इज़ 50%। तो नोशनल प्रॉफिट का 2/3 पीएल में ट्रांसफर होगा, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट है 262 250, कैश रिसीव्ड है 7.5 लाख, वर्क सर्टिफाइड था 10 लाख, तो अपना पीएल आ गया 106,625, आंसर आ गया। बैलेंस को प्रॉफिट रिजर्व में डाल दिए, जिसको आप सीडी कर दोगे। हर एक चीज़ का वर्किंग दिखाना जरूरी है, ये ध्यान रखना, नहीं तो पता चला उसका भी कुछ नंबर काट लेगा। नहीं काटना हुआ अलग बात है, बट काटने का उसके पास स्कोप है। अगर ये वर्किंग नहीं दिखाया, जैसे वर्क सर्टिफाइड का वर्किंग नहीं दिखाया, वर्क अनसर्टिफाइड का वर्किंग नहीं दिखाया, पीएल में प्रॉफिट ट्रांसफर का वर्किंग नहीं दिखाया, तो नंबर कटने का संभावना है। तो ये सम कुछ नया नहीं है, सेम सम आपने क्लास में भी किया हुआ है, इंस्टीट्यूट मैट में भी दिया हुआ है, ये भी सम नया नहीं है। तो 4 ओवरऑल ईजी है, बट प्रैक्टिस नहीं किया होगा ना, तो ईजी चीज़ में भी फंस जाओगे, जैसे कि मैं फंसा। और फिर फंसा तो वो स्टेप मार्किंग नहीं है, 0 बटा सन्नाटा है, 0 पे 0 मिलना है। नेक्स्ट 5A, व्हाट इज गिवन हियर इन 5A? 5A इज फॉर जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट्स। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि एक बार जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन आता है और उसके अगले बार प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक कंपनी है, बोल रहा है प्रोसेस करता है 1,50,000 मटेरियल टू प्रोड्यूस इनटू 2 प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू। कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, प्रोसेस कॉस्ट दिया हुआ है, जिसको मैंने ऐड कर लिया। प्रोसेस लॉस बोल रहा है 5% ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रेशियो ऑफ पी एंड क्यू इमर्ज इन द रेशियो 1:2। फिर सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 12 और 20, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 12 और 20। फिर अ प्रपोजल इज अवेलेबल टू फर्दर प्रोसेस द प्रोडक्ट P बाय मिक्सिंग इट विथ अदर परचेज मटेरियल।
फर्दर प्रोसेस ऑफ पी का बात हो रहा है। एंटायर करंट आउटपुट ऑफ पी कैन बी प्रोसेस फर्दर टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट एस। सारा पी को एस बनाया जा सकता है। प्राइस ऑफ एस इज 15, आउटपुट ऑफ एस विल बी 1 kg ऑफ 1 यूनिट ऑफ पी, मतलब कोई नॉर्मल लॉस नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग अदर मटेरियल्स इज 1,85,000। तो मैंने पूरा क्वेश्चन को पढ़ के ना एक फ्लो डायग्राम में बना दिया, जो कि मैं हमेशा आपको जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का सम्स में सिखाता हूँ। तो इनपुट लिया, उसको प्रोसेस में डाला, फिर 2 प्रोडक्ट बनाया। इनपुट का डेटा लिया 1,50,000 kg एट द रेट 8 रुपीज़। प्रोसेस का नॉर्मल लॉस 5% डाला, तो उसका क्वांटिटी लिखा 7,500 kgs। माइनस करके जो नेट आउटपुट आया उसको फिर दोनों में 1:2 का रेशियो में बांट दिया। ये 47,500 और 95,000 कैसे आया, 150 माइनस 7,500 करके फिर 1:2 में बांटा। फिर उसका सेल वैल्यू दिया हुआ है वो भी लिख दिया। फिर पी को फर्दर प्रोसेस कर रहे हो वो भी लिख दिया। एस में एस का प्राइस भी लिख दिया। यहाँ पे जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रहा है वो लग रहा है 10,10,000, वो भी लिख दिया। अब इन सब से अपने को क्या मिल रहा है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग मंथली प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड ऑन बोथ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड ऑन फर्दर प्रोसेसिंग। तो 2 बार प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है, एक बार एग्जिस्टिंग के हिसाब से और एक बार फर्दर प्रोसेसिंग के हिसाब से। विल यू रिकमेंड फर्दर प्रोसेसिंग, तो उसी स्टेटमेंट को बना के समझ में आ जाएगा फर्दर प्रोसेसिंग करना है कि नहीं। तो ये एक अलग क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है अपोर्शन करो जॉइंट कॉस्ट को बेस्ड ऑन सेल वैल्यू बेसिस बाय द कंपनी। अगर ये लाइन नहीं भी बोलता तो भी सेल वैल्यू बेसिस ही अज्यूम करते, क्योंकि वही बेस्ट मेथड ऑफ अपोर्शनमेंट है। तो बेसिकली अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट करके 2 प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है और रिकमेंड करना है। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले ये फ्लो चार्ट अपने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बना लेते हैं हमेशा। इसका कोई मार्क्स एज्यूम मत करना। नोट नंबर 1, आप जॉइंट कॉस्ट निकालोगे, दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, जितना आपने इनपुट डाले 1,50,000 इंटू 8, 1,50,000 इंटू 8 प्लस 10,10,000। सो दिस इज़ हाउ यू विल गेट जॉइंट कॉस्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, सेल वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट निकालना है, विच इज़ 47,500 टू 12 एंड 95,000 टू 20। दोनों को सामने सामने लिख के रेशियो बना लिया, 3:10 आ गया। अब अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट आपको करना है। अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट करने के लिए जो 22:10 है, इसको 3:10 में डिवाइड कर दिया तो जॉइंट कॉस्ट बढ़ गया। फिर क्वेश्चन में जो 2 प्रॉफिट स्टेटमेंट बोला है, प्रॉफिट एट सेपरेशन पॉइंट एंड प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसके लिए पर्टिकुलर्स पी क्यू और टोटल। तो एट सेपरेशन पॉइंट वाला में सेल वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट 570-19 लाख लेस अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट 510 और 17 लाख, तो प्रॉफिट आ गया 60,000 और 2 लाख 2,60,000। और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाला में जाना है तो सेल वैल्यू ऑफ एस जो होगा वो होगा 15 इंटू 47,500, तो 15 इंटू 47,500 आ गया, लेस एस का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 185, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के पहले जो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट होके गया वो तो हो गई, लेस अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट करा तो प्रॉफिट ऑफ पी जो कि एस के कारण आया, और क्यू का एज इट इज़ सेम रख दिया 1917 करके 2, दोनों जोड़ के 217,500। तो दोनों देख के समझ में क्या आ रहा है, फर्दर प्रोसेसिंग का प्रॉफिट रिड्यूस हो जा रहा है, तो फर्दर प्रोसेसिंग इज नॉट एडवाइजेबल, प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय 42,500, ऐसा आप कमेंट्स भी लिख देंगे। तो 3 चीज़ पूछा था यहाँ पे, प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, प्रॉफिट एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, और रेकमेंड करो, हो गया। और उसके लिए जो वर्किंग नोट्स है वो बनाए हमने, उसका रेफरेंस दे दिया, करेक्ट हो गया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5B, दैट इज फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी लेबर वेरिएंस आया। तो इस सब में यूनिक क्या है कि आपको बोल रहा है एक जॉब कार्ड है, उस जॉब कार्ड का आपको, जॉब नंबर का आपको वेरिएंस एनालिसिस करना है। तो जॉब नंबर का एनालिसिस करना मतलब जॉब नंबर इज द एक्चुअल आउटपुट। अगर जॉब नंबर का एनालिसिस करना है तो जॉब नंबर इज द एक्चुअल आउटपुट, और उसका एडवांटेज ये है कि आपको फिर है ना स्टैंडर्ड आवर्स को फॉर एक्चुअल आउटपुट कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। जो डिटेल दिया होता है वो स्पेसिफिक जॉब के लिए दिया हुआ है, तो बस उस स्पेसिफिक जॉब का स्टैंडर्ड उस स्पेसिफिक जॉब पे एक्चुअल लिखना है। वेरिएंस में आप देखोगे सारा वेरिएंस निकालने बोला है, तो कॉस्ट कार्ड कैसा बनता है आपको स्ट्रक्चर याद आ जाना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है जॉब कंप्लीट होना चाहिए था 80 आवर्स में और कंप्लीट हुआ 88 आवर्स में,
बट 80 और 88 से नहीं होगा, पे सिंस नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हो तो सब ने 80 आवर्स देने का बात था सबका, और सब ने एक्चुअल में 88 आवर्स दिया होगा। तो लेबर कॉस्ट कार्ड हमने बनाया स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से, आवर रेट अमाउंट डाला, आवर के हिसाब से 80 इंटू 60, 80 इंटू 40, 80 इंटू 50 किया तो ये टोटल आवर्स आ गया। फिर रेट डाला तो अमाउंट आ गया। फिर इधर 88 इंटू 55, 88 इंटू 30, 88 इंटू 70 किया, आवर्स डाला, रेट डाला, अमाउंट आया। ठीक है। और इसके बाद आप दो एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं, एक होता है एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, दूसरा होगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है। तो ये दो कॉलम का भी वर्किंग कर लिया। अब इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड आवर कैसे आता है वो ध्यान है आपको, जो टोटल एक्चुअल आवर है इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन करते हैं। टोटल एक्चुअल आवर ये 13640 इंटू स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन कैसे होगा, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा जैसे आप वर्कर से भी कर सकते हो, आवर से भी कर सकते हो। वर्कर से किया तो 60/150 से 6/15 आया फर्स्ट वाला में, दूसरा वाला में 4/15, थर्ड वाला में 5/15 इंटू टोटल एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट करके ये अमाउंट भी निकाल लिया। और फिर लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। तो उसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर हो जाएगा। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट करने से आ जाएगा। यहाँ पे बोले रिवाइज्ड एफिशिएंसी, रिवाइज्ड एफिशिएंसी का मतलब होता है यील्ड वेरिएंस। तो यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया सब फॉर्मूला। और मिक्स वेरिएंस इट इज़ बेसिकली एफिशिएंसी वेरिएंस से ही कॉपी करते हैं, बस रिवाइज स्टैंडर्ड आर ले लेते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट करके आता है हमारा मिक्स वेरिएंस। ठीक है। सो इन सब से हम लोग जब वैल्यूज बैठाएंगे हमारा सारा वेरिएंस आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है। तो क्या होता है ना, ये सब प्रैक्टिस और फोकस का खेला है। पता चला आपको सब कुछ याद है और आप वैल्यू कुछ अलग ही देख रहे हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट देखना है बट आप उधर कहीं देखने लगे, पता चला आंसर नहीं आ रहा है। SC माइनस AC लेना है तो 22,600 माइनस 25,960 लेना है। SR इंटू एच लेना है तो SR इंटू एच क्या होता है, वो 24,420 नया कॉलम माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड विच इज़ 25,960। तो वैल्यू देख देख के बैठाना है। ठीक है। तो ये सब बैठाया और क्रॉस चेक भी कर लोगे, रेट एफिशिएंसी मिलके कॉस्ट आया कि नहीं, फिर मिक्स और रिवाइज एफिशिएंसी मिलकर एफिशिएंसी आया कि नहीं, ऐसे क्रॉस चेक भी करोगे। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्रॉस चेक भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो पता चल जाता है कुछ मिस्टेक हो रहा है तो आप तुरंत ठीक कर सकोगे। ओके। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, एकदम आराम से करने लायक था, कुछ भी ट्विस्ट नहीं था। जॉइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, कुछ भी ट्विस्ट नहीं था। ऑलराइट, नाउ आते हैं 6 नंबर। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का एक्सपोर्ट डिसीजन का क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन आपके मैट में है, क्लास में भी हुआ है, तो कुछ भी नया नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हम लोगों का डिटेल्स दिया हुआ है कि हम ए का 3000 बनाते हैं, बी का 2000 बनाते हैं। मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड का फिर फिक्स पोर्शंस बताया तो वेरिएबल पोर्शन निकल आएगा। आप अपना प्रेजेंटेशन फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के एंगल से करोगे। क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं @10 पर मशीन आवर, इससे आपको आवर पर यूनिट मिल जाएगा। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए बोल रहा है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए। तो जो यहाँ पे दिया हुआ फैक्ट्री ओवरहेड्स ये 10 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से, तो आपको आवर पर यूनिट मिल जाएगा। यहाँ पे आएगा 2.5, यहाँ पे आ रहा 1.5। इसके बाद क्या बोल रहा है, अरिस्टोक्रेट लिमिटेड रिसीव्स एन ऑफर फ्रॉम USA फॉर परचेज ऑफ प्रोडक्ट ए एट द प्राइस ऑफ 87.5 पर यूनिट। तो अरिस्टोक्रेट क्या कर रहा है, एक ऑफर लिया है USA से फॉर परचेज ऑफ ए एट अ प्राइस ऑफ 87.5 पर यूनिट। और दूसरा अल्टरनेटिव ऑफर है UK का, वो बोल रहा है परचेज ऑफ बी @77.5। तो एक्सपोर्ट का डिटेल्स दिया हुआ है और दोनों केस में स्पेशल पैकिंग चार्ज लगेगा 2.5। आपको बोल रहा है कोई एक ही एक्सेप्ट होगा जिसमें हम 30% कैपेसिटी यूज़ करेंगे। आपको बताना है कौन सा प्रपोजल हम एक्सेप्ट करें और टोटल प्रॉफिट भी बताना है आफ्टर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। तो याद आ गया होगा कर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट नंबर 1 में हम लोगों ने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया। सेलिंग प्राइस दिया हुआ था नीचे में, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे 60% है, वेरिएबल एडमिन ओवरहेड यहाँ पे 40% है,
तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब इसके बाद नोट नंबर 1 में एक और वर्किंग कर लिया, मान लो फिक्स कॉस्ट भी निकाल लिया एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का, कि फिक्स कॉस्ट, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स एडमिन ओवरहेड का 40 और 60% है, तो यूनिट्स से मल्टीप्लाई किया जो यूनिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो फिक्स का भी ए और बी का अमाउंट आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, नोट नंबर 2 में जाना है। नोट नंबर 2 क्या होगा, नोट नंबर 2 में एक्सपोर्ट का जो प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट 6159 तो रहेगा ही, प्लस 2.5 एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, तो उससे एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है। अब सिंस हमारे पास कैपेसिटी लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हम दोनों काम नहीं कर पाएंगे, तो कैपेसिटी लिमिटेड है, बोल के इनमें से कोई एक चुनना है। तो किसको चुने, जिसका कंट्रीब्यूशन पर आवर ज़्यादा है। तो आवर पर यूनिट क्या होगा, वो यहाँ से मिल गया 2.5 1.5, तो 2.5 1.5 से कंट्रीब्यूशन पर आवर निकाल के रैंक कर लिया। समझ गए। अब देखा कि आवर्स है कितना अपने पास बचा हुआ स्पेयर, तो करंट में टोटल आवर्स कितना यूज़ हो रहा है, 2.5 इंटू 3000, 1.5 इंटू 2000 करके टोटल निकाला, तो टोटल आवर्स अभी यूज़ हो रहा है 10,500 विच इज़ 70%, तो 100% हो गया 15,000, तो रिमेनिंग 4,500 हो गया आइडल कैपेसिटी, जिसको एक्सपोर्ट के लिए यूज़ करना है। और किसका एक्सपोर्ट करना है, जिसका रैंक 1 है। रैंक 1 किसका है, बी का है। तो बी का कितना यूनिट्स बन जाएगा, इस 4500 से 4500 बाई 1.5 करा, 3000 यूनिट्स बन गया। तो अब अपने को प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना है इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट। ठीक है। तो अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट क्या होगा, ए बी का जो था वो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एग्जिस्टिंग वाला कॉपी किया, यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला, और एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया था वो 16 रुपीज़ आया था यहाँ पे, वो 16 इंटू कितना यूनिट्स बन पा रहा है, 3000 बन पा रहा है, तो 3000 अपने यहाँ से मल्टीप्लाई किए, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला, टोटल फिक्स कॉस्ट जो अपने नोट 1 में निकाला था उससे माइनस करके प्रॉफिट आ गया। तो आपको ना एक कंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पर पहले, बिफोर दिस प्रॉफिट स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन क्या होगा कि एज कंट्रीब्यूशन पर आवर इज हायर इन प्रोडक्ट बी, जो कि यूके का है, यूके का एक्सपोर्ट ऑफर है, यूके एक्सपोर्ट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, यूके एक्सपोर्ट ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। As contribution per hour is higher in product B, UK's export offer should be accepted. ओके। फिर उसके बाद प्रॉफिट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट, तो ये लाइन लिखना जरूरी है, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेगा, क्यों खोजेगा ना कौन सा एक्सपोर्ट ऑफर एक्सेप्ट हो रहा है, तो देखिएगा उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, सीधा सम सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल दिया। ऑल राइट, नेक्स्ट 7A इज फॉर कैश बजट। ये किसके बारे में है, कैश बजट के बारे में है, और इसमें क्या बोला जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है कैश बजट का, वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस ध्यान क्या देना है इसमें, परचेज और सेल्स 10% कैश में हो रहा है, और बाकी आपको इनकम टैक्स देना है दिसंबर में, प्लान परचेज हो रहा है 80,000 का अक्टूबर में, टाइम लैग एकदम सिंपल दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स का 2 मंथ्स, क्रेडिट परचेज का 1 मंथ, वेजेस का हाफ मंथ, एक्सपेंसेस का हाफ मंथ। बोल रहा है प्रिपेयर करो कैश बजट फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, ओपनिंग बैलेंस ले लेना है 270। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग नोट्स बनाते हैं। नोट 1 में सेल्स का शेड्यूल बना लिया, कलेक्शन फ्रॉम सेल्स लिख लिया, तो पहले क्रेडिट सेल्स लिखा, फिर उसका कलेक्शन 2 महीने बाद होगा तो 2 महीने बाद कलेक्शन कर दिया। फिर कैश सेल्स जो है वो आपका 10% ऑफ सेम मंथ है, तो 10% ऑफ सेल्स कैश सेल्स लिखा, और एडिशन जो है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का किया। ऐसे ही परचेज का किया, क्रेडिट परचेज लिखा, पेमेंट किया, और कैश परचेज जो है 10% ऑफ परचेजेस के हिसाब से ले लिया। अभी मैंने ब्लैक में क्यों लिखा पता है, क्योंकि मैं जब सम करने लगा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, दिमाग में कुछ और घुस गया,
तो यहाँ पे ठीक ही तरीका से किया था 13 लाख का 10%, बट परचेजेस में 8 लाख का 10% की जगह मैं 720 के 10% करने लग गया, तो पूरा रॉन्ग हो गया, उसके कारण पूरा सम रॉन्ग हो गया। ऐसा ही होता है, छोटा मिस्टेक सब कुछ गड़बड़ कर देगा। तो मेरे को ये रियलाइज़ होता है ना कि प्रैक्टिकल पेपर में बहुत फोकस करना है, बहुत फोकस, और उस फोकस का भी प्रैक्टिस करना है। इसीलिए मॉक टेस्ट सीरीज़ हम लोग के यहाँ पे हम लोग बना रहे थे, जिससे कि आप वो फोकस करने का प्रैक्टिस कर पाए। नहीं तो एग्ज़ाम में तो फर्स्ट टाइम सीधा एग्ज़ाम दोगे, सब कुछ आते हुए भी नहीं कर पाओगे। तो अभी भी समय है कि जब आप अपना रिवीजन करें तो बैठ के 2-3 घंटा लगातार, 3 घंटा लगातार एक ही चीज़ पे फोकस करें। मोबाइल कुछ नहीं छुएंगे और दिमाग में भी कुछ इधर उधर का चीज़ नहीं सोचेंगे, राइट। तो ये आपका परचेजेस का आ गया। वेजेस का जो अमाउंट दिया हुआ है उसका हाफ मंथ है, तो हाफ मंथ का मतलब क्या होता है, 240 का हाफ मंथ सेम मंथ में आएगा और हाफ मंथ नेक्स्ट मंथ में जाएगा। वैसे 3 लाख का सेम मंथ में हाफ, नेक्स्ट मंथ में हाफ, वैसे 3 लाख का हाफ हाफ, ऐसे करके पूरा अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का मैंने किया। कैसे किया देखो, 2,40,000 है तो ये जुलाई था ना, तो जुलाई लिखा, जो जुलाई का हाफ जुलाई में और अगस्त में हाफ। अगस्त का 3 लाख है तो 3 लाख का हाफ अगस्त में, हाफ सितंबर में। सितंबर का कितना है, 3 लाख है तो 1,50,150। अक्टूबर का 360 तो 180। ऐसे दो महीना में स्प्लिट कर दिया, और सेम वे एक्सपेंसेस का भी स्प्लिट किया, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टोटल ले लिया। कैश बजट फॉर अक्टूबर टू दिसंबर डाला, ओपनिंग बैलेंस लिखा, रिसीप्ट में कलेक्शन फ्रॉम सेल्स लिखा, जो नोट 1 से आ रहा है, क्रेडिटर्स का नोट 2 से आ रहा है, वेजेस का नोट 3 से आ रहा है, एक्सपेंसेस का नोट 4 से आ रहा है, एडवांस टैक्स एक एक्स्ट्रा आइटम था, प्लांट परचेज एक एक्स्ट्रा आइटम था, और फिर बैलेंसिंग करना है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं। तो कैश बजट का मेरे हिसाब से 7 मार्क का बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बट वो करने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये फेवरेट थ्योरी है, एडवांटेजेस और फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये बहुत ही कॉमन और रेगुलर थ्योरी क्वेश्चन है, इसको आप लर्न करके गए थे तो आप ये आराम से कर सकते हो, और सेम पॉइंट्स हर बार लिखने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने लायक था, प्रोवाइडेड आपने थ्योरी पढ़ा। और 8 में भी थ्योरी क्वेश्चन आता है, अगर आपने मान लीजिए इसको ऑप्शन में निकाला है तो कोई बात नहीं है, बट कभी कभी थ्योरी आपको बचा लेता है, कभी भी बीच में कोई क्वेश्चन टफ आ गया तो ये थ्योरी के क्वेश्चंस भी कॉमन ही हैं नॉर्मली। जैसे कैश 7 का आइडल टाइम आया इस बार, तो कभी आइडल टाइम आता है, कभी ओवर टाइम आता है, कभी पूरा कैश 7 में लेबर कॉस्ट कैसे, एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो बोल देता है। ABC एनालिसिस आता है, बहुत कॉमन है, और एसेंशियल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम भी बहुत कॉमन है। तो आप अगर लास्ट 4-5 टर्म का देखोगे तो घूम घूम के वही सब थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं आता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना पेपर सॉल्विंग पहले खुद से करके ये सब वीडियोस को देखें। दूसरा, अगर वीडियो पूरा देख लिया अभी तो एक बार फिर से पूरा स्ट्रेटेजी बनाएं। आप अगर ठीक से देखोगे ना तो क्वेश्चन 2A में आपको मिलेगा हमेशा कॉस्ट शीट, हमेशा। 2B में आपको अभी जैसे आया तो एम्प्लॉय कॉस्ट आया, कभी उसके जगह मटेरियल कॉस्टिंग का सम आ जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली देखा जाता है कि एक टर्म ये एक टर्म वो ऐसा आता है। फिर 3A में यदि आप ध्यान दोगे तो 3A में क्या था, ओवरहेड्स। तो एक टर्म में ओवरहेड्स का प्राइमरी सेकेंडरी आता है, तो दूसरे टर्म मशीन रेट आता है। 3B में क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में एक टर्म में देखा गया रिकॉन्सिलेशन आता है, तो एक टर्म में आप देखोगे कि एंट्री वाला सम आता है। तो ओवरहेड्स में एक टर्म में प्राइमरी सेकेंडरी मिलेगा, तो दूसरे टर्म में आपको मशीन रेट मिलेगा। 3B में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में कंट्रोल अकाउंट्स और रिकॉन्सिलेशन आता है, जिसमें एक टर्म में आपको कंट्रोल अकाउंट्स मिलेगा तो दूसरे टर्म में रिकॉन्सिलेशन मिलेगा। 4A में क्या था, 4A में जॉइंट प्रोडक्ट था क्या, सर्विस कॉस्टिंग। तो सर्विस कॉस्टिंग का फिक्स है सर्विस कॉस्टिंग, बट एक बार होटल आएगा तो एक बार ट्रांसपोर्ट आएगा। फिर आप देखिए नेक्स्ट 4B में क्या मिल रहा है। 4B में
आप ठीक से एनालिसिस देखो क्या मिलेगा आपको। 4B में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फिक्स्ड है, 4B में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कोई छेड़छाड़ नहीं है, हर बार वही आता है। 5A में जब जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है तो कभी प्रोसेस मिलेगा। 5B में 5B में क्या पूछा गया था? 5B में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 6A में मार्जिनल कॉस्टिंग। 6 वाला मार्जिनल कॉस्टिंग पर पूरा 14 मार्क्स का कर दिया। नॉर्मली इसमें आगे पीछे करता है, स्टैंडर्ड को कभी 14 मार्क का कर देते हैं, और 6 नंबर में पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग पूछने की जगह कई बार 2 पार्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग पूछ लेते हैं, ऐसा होता है। बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग हमेशा आपका साथ बन के आएगा ही। मार्जिनल कॉस्टिंग से कभी 2 क्वेश्चन कभी 1 क्वेश्चन ऐसा आता है। 7A में बजट आ गया, और ये भी फिक्स्ड है बजट। कभी कभी बस ये होता है कि 5B में बजट पूछ लिया और 7A में स्टैंडर्ड पूछ लिया, ऐसा हो जाता है। और 7B में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड पे थ्योरी क्वेश्चन फिक्स्ड है, और 8 नंबर पूरा थ्योरी फिक्स्ड है। और आपको आउट ऑफ दिस थ्योरी भी 8A जो होगा वो बेसिक्स वाला से पूछेंगे, 8B मटेरियल से पूछते हैं, 8C जो है वो लेबर कॉस्टिंग या एम्प्लॉय कॉस्ट का थ्योरी पूछते हैं, फिक्स्ड है। तो अगर आप देखोगे तो यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर ऑलवेज इन द पेपर। अब आप इससे अपना फैसला कर लो कि मेरे को कौन सा बेस्ट ऑफ 5 करना है। जैसे इस पर्टिकुलर पेपर में आप बेस्ट ऑफ 5 में मुझे लगता है 3 कर सकते थे, आप 4 कर सकते थे, 5 कर सकते थे, 6 भी ईजी था और 7 भी ईजी था, प्रोवाइडेड आप ये थ्योरी पढ़ के आए। तो थ्योरी आपको ना पूरा पेपर कंप्लीट करने में हेल्प करता है। आप बोलेंगे थ्योरी एकदम नहीं पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे। अगर ये थ्योरी नहीं भी किया तो ये थ्योरी पढ़ा हुआ तो काम हो गया ना। तो इसको पढ़ना चाहिए आराम से। क्या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, स्कोप, क्या क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, स्कोप, और उसके बाद CSB के फंक्शंस, ये पढ़ना ही है, याद करके जाना ही है। और ये चक्कर क्या होता है, 2A ईजी आया इस बार, 2B टफ हो गया। तो अगर आप खाली 2A करके आओगे तो 7 मार्क का तो छोड़ना पड़ेगा ना, और इधर भी 7 मार्क का छोड़ना पड़ेगा, तो गड़बड़ हो जाता पूरा। करेक्ट। तो 2 और 8 छोड़ दिया चलेगा। और कई बार क्या होता है, आपको अगर प्रैक्टिकल में थोड़ा सा भी कोई सा चैप्टर में, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो आपको बैकअप बनाना पड़ेगा पहले से। और ये सब पेपर देने के पहले स्ट्रेटजी बना के पेपर देने जाते हैं, और फिर ये भी प्रिपरेशन मेंटली लेके जाते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो शायद मैच नहीं होगा तो क्या होगा। तो राम भरोसे चलेंगे, जो होगा सो होगा। मतलब फिर जिस 2A का A कर पाएंगे तो A करके आ जाएंगे, थोड़ी ना पेपर छोड़ के आएंगे। जितना आता उतना करके आएंगे। हो सकता है क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, कोई नहीं, जितना आता उतना अच्छे से करेंगे। बट उसको भी करने के लिए, जो आता उसको भी करो, तो उसमें फोकस बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रैक्शन रखोगे दिमाग में, मोबाइल छुओगे या किसी चीज़ के बारे में सोचने चल जाओगे, मेंटली मोबाइल छूने लग जाओगे कुछ भी कारण से, तो फिर हाथ से निकल जाएगा समझे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड इट। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के पहले कम से कम आपको ना ऐसा 4 पेपर सॉल्व करना है, 4 पेपर मिनिमम सॉल्व करना है। और अगर आप मान लीजिए वीडियो ही देख देख के सॉल्व कर चुके हैं तो आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, SJC का मॉक टेस्ट संग्राम में पार्टिसिपेट करिएगा नेक्स्ट टाइम, और उसका बेनिफिट पूरा लीजिएगा। ठीक है, तो अगर पूरा सॉल्व भी कर लिए, चलिए मान लेते हैं, तो फिर से 3 घंटा में सॉल्व कर पा रहे एक्यूरेटली, एक बार और क्रॉस चेक जरूर करिए। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है नया क्वेश्चन पेपर हो, तो करंट पेपर ही ले लीजिए, या फिर आप इंस्टीट्यूट का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके एक बार 3 घंटा बैठ के ट्राई करिए। देखिए 3 घंटा में आता हुआ चीज़ भी कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, नहीं होता है। ठीक है, दिमाग इधर उधर भाग जाएगा, कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही दोगे। तो उस पर कंट्रोल लाना ज़रूरी है कि मैं क्या वर्ड मिस किया, क्यों मिस किया। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून। तब तक अपना ध्यान रखिए।